नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक सीट पक्की हो उत्तर प्रदेश पुलिस में, दोस्तों तो ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए वरदान साबित होगी। दोस्तों, हम आपको बहुत आराम से और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग जो प्रैक्टिस सेट करें, आपको पूरी तरह से उस प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्नों के उत्तर याद रहें। और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? ऑप्शन ए गुरु अमरदास, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु हरगोविंद। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरु रामदास। गुरु रामदास जो हैं वो सिखों के गुरु थे। उन्हें गुरु की उपाधि 30 अगस्त 1974 को दी गई थी और विदेशी आक्रमण से शहर जो है तबाह किए जा रहे थे। तब पंचम नामक गुरु रामदास ने शहर रामसर यानी अमृतसर का निर्माण करवाया था। तो अमृतसर सर शहर की जो है आधारशिला किसने रखी? गुरु रामदास ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? आपका ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, बी समता, सी धर्मनिरपेक्ष, डी समाजवादी। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है आपका जो शब्द जोड़ा गया है वो है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? ऑप्शन ए इंडिया गेट, बी गेटवे ऑफ इंडिया, सी राजघाट, डी लाल किला। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडिया गेट। इंडिया गेट को जो है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? इंडिया गेट है। इंडिया गेट स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे भी कहा जाता था। और इसकी ऊंचाई दोस्तों जो है वो 43 मीटर है। ठीक है, और इसको जो है एडवर्ड लुटियंस ने जो है तैयार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न में से भी जानी जाती है? ऑप्शन ए लेडी विद द टॉर्च, बी लेडी विद द हार्ट, सी लेडी विद द लैम्प, डी लेडी विद द मोडिसिंस। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, लेडी विद द लैम्प। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानी जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाली स्थान दिया हुआ है, का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच के लिए करते हैं? ऑप्शन ए हाइग्रोस्कोप, बी स्पेक्ट्रोस्कोप, सी स्टेथोस्कोप, डी स्ट्रोबोस्कोप। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। स्टेथोस्कोप जो है वो चिकित्सक रोगियों की जांच के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कोयम्बटूर, बी सलेम, डी सी तंजावुर, डी मदुरै। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु प्रांत का एक शहर है जो मैनचेस्टर के नाम से मशहूर है। ठीक है, और इसमें जो है कोयम्बटूर एक प्रमुख कपड़ा उत्पादन केंद्र भी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर वोल्टीमीटर बनाया जा सकता है? गैल्वेनोमीटर को ऑप्शन ए समानांतर उच्च प्रतिरोध, बी समांतर निम्न प्रतिरोध, सी श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध, और आपका ऑप्शन डी है श्रृंखला में निम्न प्रतिरोध। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। क्योंकि गैल्वेनोमीटर को श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया संबंधित है ऑप्शन ए ज्वर से, बी अतिसार से, सी छींकने से, डी सामान्य ठंड से। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। मलेरिया जो है वो ज्वर से संबंधित है। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग जो है वो तिल्ली और आरबीसी है। ठीक है, और ये जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, जिसका वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है। ठंड के साथ इसमें जो है तेज़ बुखार आता है, इसका ये लक्षण है। और मलेरिया रोग का पता रोनाल्ड रॉस ने लगाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, बी रेडियम, सी थोरियम, डी मैग्नीज। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी थोरियम। केरल के जो समुद्री तट की रेत है उसमें थोरियम जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, दुनिया भर में उपलब्ध थोरियम का 1/4 भंडार जो है वो भारत के पास भी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल इसमें से एक को छोड़कर। ठीक है, ऑप्शन ए द हिंदू, बी द टाइम्स ऑफ इंडिया, सी इंडिया टुडे, डी द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया टुडे, क्योंकि द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस जो हैं दैनिक समाचार पत्र हैं, जबकि इंडिया टुडे जो है एक पत्रिका है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। इंडिया टुडे एक पत्रिका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। ऑप्शन ए यमुना नहर, बी इंदिरा गांधी नहर, सी सिरहिंद नहर, डी अपर बड़ी दोआब नहर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। ठीक है, और इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकलती है, और ये नहर जो है पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा उनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है। ऑप्शन ए है आपका विभ्रंश घाटी, बी है यू आकार की घाटी, सी वी आकार की घाटी, और डी निलंबी घाटी। ठीक है दोस्तों, निलंबी घाटी। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। विभ्रंश घाटी निर्माण तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, विभ्रंश घाटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यूडियोमीटर किसका मापन करता है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब, बी समय, सी गैस का आयतन, और डी वाष्प दाब। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी गैस का आयतन। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, गैस का आयतन। गैस का आयतन एक प्रयोगशाला डिवाइस है जो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद गैस के मिश्रण की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है नीतिगत कटौती की अस्वीकृति, बी मितव्ययी कटौती, सी लेखानुदान, डी सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती विपक्ष आमतौर पर सरकार की नीतियों पर अपनी अस्वीकृति दर्शाने के लिए कटौती का प्रस्ताव करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणीय उत्पादक देश है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया,
बी रूस, सी कनाडा, सी आर्मेनिया। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। एस्बेस्टॉस के जो अग्रणी उत्पादक देश है वो है कनाडा। ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसमें 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं कनाडा में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी वॉलीबॉल। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बेटन कप दुनिया के सबसे पुराने फील्ड हॉकी टूर्नामेंट में से एक है। ये बंगाल हॉकी द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? ठीक है, ऑप्शन ए ऋण सर्जन बढ़ेगा, बी ऋण सर्जन घटेगा, सी ऋण सर्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी ऋण सर्जन पर कोई निश्चित प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋण सृजन जो है बढ़ेगा। ठीक है, नगद रिजर्व को यदि कम करते हैं तो ऋण का सृजन बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है समानुपाती कर, बी प्रगतिशील कर, सी प्रतिगामी कर, डी ह्रासमान कर। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रगतिशील कर। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने पर प्रगतिशील कर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? ऑप्शन ए निर्माता, बी विश्व अर्थव्यवस्था, सी उपभोक्ता, डी बिचौलिया। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्माता, क्योंकि आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र निर्माता पर अधिक जोर देता है और आपूर्ति पक्ष मांग के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करता है। अतः आपूर्ति पक्ष में निर्माता पर अधिक जोर दिया जाता है, तो आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र जो है वो निर्माता पर अधिक जोर देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक थे? आपका ऑप्शन ए है F.W. टेलर, बी मैक्स वेबर, सी एल्टन मेयो, डी हर्बर्ट साइमन। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक मैक्स वेबर थे। मैक्स वेबर एक जर्मन जो है समाजशास्त्री थे जिन्होंने औपचारिक तौर पर पहली बार ब्यूरोक्रेसी का अध्ययन किया था। तो मैक्स वेबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1947, बी 1950, सी 1945, डी 1946। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। ठीक है, और इस पे जो है तकरीबन 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ ये जो है सह अस्तित्व में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? ठीक है, ऑप्शन ए शेख मुबारक, बी हज़रत ख्वाजा, सी नसीरुद्दीन चिराग, डी बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए, अबुल फजल जो है शेख मुबारक के पुत्र थे। अबुल फजल सूफी संत शेख मुबारक के पुत्र थे। अबुल फजल मुगल काल के एक प्रसिद्ध विद्वान और कवि भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? दोस्तों ये प्रश्न ऊपर हो गया है, तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1917, बी 1911, सी 1789, डी 1790। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है 1789।
क्योंकि आधुनिक यूरोप के इतिहास में फ्रांस की क्रांति की घटना 1789 ईस्वी में हुई, ठीक, जो 1799 तक चली थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए है आइसलैंड, बी न्यूजीलैंड, सी रूस, डी जापान। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग यूरोप महाद्वीप के देश आइसलैंड में किया जाता है। ये आइसलैंड जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? ऑप्शन ए उत्तरी शोषक, बी पश्चिमी शोषक, सी दक्षिणी शोषक और डी क्लोनिंग। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी शोषक। विलगित प्रोटीन की पहचान करने के लिए पश्चिमी शोषक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इसे प्रोटीन इम्यूनो शोषक भी कहा जाता है। इसका प्रयोग व्यापक तौर पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में विश्लेषण के लिए किया जाता है। तो विलगित प्रोटीन की पहचान क्या है? पश्चिमी शोषक, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अंतरावस्था, बी पूर्वावस्था, सी मध्यावस्था, डी जाइगोटीन में। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अध्ययन जो है मध्यावस्था में अच्छी तरह से किया जा सकता है। और समसूत्री विभाजन में विभिन्न चरणों में मध्यावस्था आती है, जिनमें गुणसूत्र एक्स शेप में बनते हैं, वो क्या कहलाता है? मध्यावस्था कहलाता है। इसलिए गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन जो है वो आप मध्यावस्था में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यूट्यूब लाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? ऑप्शन ए प्रेरक, बी संधारक, सी परिणाम मित्र, डी प्रतिरोधक। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेरक। यूट्यूब के साथ प्रयुक्त चोक जो है वो उसका प्रेरक है। ठीक है, और इसमें आपकी यूट्यूब लाइट में जो प्रयुक्त होने वाला चोक होता है वो मूलतः एक प्रेरक की तरह काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी यूनिट है? ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता, बी गामा किरणों की ऊर्जा, सी गामा किरणों की तीव्रता, डी कार्यफलन। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता। क्यूरी जो है रेडियोधर्मिता की इकाई है। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव धर्मिता की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अग्निशमन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी मार्च गैस। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशमन के लिए अग्निशामक यंत्रों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? ऑप्शन ए है अरावली, बी सतपुड़ा, सी पूर्वी घाट, डी पश्चिमी घाट। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत में पर्वतों की ऐसी श्रृंखला है दोस्तों जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। और पश्चिमी घाट पर्वत गुजरात से लेकर दक्षिण भारत में केरल के मालाबार तट तक जो है फैले हुए हैं दोस्तों। तो ये उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर जो है वो पश्चिमी घाट की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ऑप्शन ए है चीन, बी यूएसए, सी भारत, डी फ्रांस। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। सॉरी दोस्तों, इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। क्योंकि भारत में पश्चिमी घाट पर स्थित केरल राज्य में मोनोजाइट रेत के भंडार पाए जाते हैं और भारत में मोनोजाइट रेत में ही थोरियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत थोरियम का सबसे बड़ा भंडारक है।
ठीक है। अभी ऊपर भी हम लोगों ने एक थोरियम से संबंधित एक प्रश्न पढ़ा था। तो केरल में जो है आपका पश्चिमी घाट में स्थित केरल राज्य में इस मोनोजाइट रेत में जो है थोरियम का भंडार पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया? ऑप्शन ए बेल्जियम, बी नीदरलैंड, सी डेनमार्क, डी कनाडा। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी नीदरलैंड। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का देश है। 1 अप्रैल 2002 को इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कीट दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है? ऑप्शन ए ड्रैगन फ्लाई, बी अल्पायु मच्छी, सी सीसी मच्छी, डी बालू मच्छी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, अल्पायु मच्छी, क्योंकि अल्पायु मच्छी दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? ऑप्शन ए सितार, बी बांसुरी, सी संतूर, डी तबला। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है, शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध वादक हैं संतूर के, क्योंकि पंडित शिव कुमार शर्मा एक भारतीय संतूर वादक हैं। ये जम्मू कश्मीर राज्य से हैं और संतूर एक लोक वाद्य यंत्र है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए उसैन बोल्ट, बी ऑस्कर लियोनार्ड कॉल पिस्टोरियम, सी कार्ल लुइस, डी बेन जॉनसन। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्कर लियोनार्ड कॉल पिस्टोरियस। ठीक है, ये जो है ऑस्कर लियोनार्ड कॉल पिस्टोरियस एक दक्षिणी अफ्रीकी स्प्रिंट धावक हैं। 1 साल में से भी कम उम्र में दोनों पैरों के घुटने के नीचे का भाग काट दिए जाने के बावजूद भी ब्लेड नुम पैरों से दौड़ते हैं। इसी कारण इन्हें ब्लेड रनर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, बी है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, सी फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, डी फॉरेन कार्टेल रिस्ट्रिक्शन एक्ट। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का विस्तृत रूप है। ठीक है, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, जिसके तहत कोई समाज सेवी संस्था या NGO विदेशों से जो वित्तीय सहयोग या अनुदान ले सकता है, ये अनुदान सामाजिक कार्य और राष्ट्र हित में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये उसके लिए प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यता क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है देना, बी देखना, सी लेना, डी संबोधित करना। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, लेना। RX यानी कि लैटिन भाषा में RX एक प्रतीक होता है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है टेक अर्थात लेना। आसान भाषा में कहा जाए तो डॉक्टर आपको इन दवाइयों को लेने के लिए बोलते हैं जो पर्ची पर लिखी होती है। इस कारण डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पर जो है RX लिखते हैं, यानी कि आपके जो पर्चा होता है दवाई का उस पर RX लिखा होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, टेक, यानी आप इन दवाइयों को मेडिकल स्टोर से ख़रीदें।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए सरसों, बी गेहूं, सी कोहड़ा, डी जौ। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ये रबी फसल का उदाहरण नहीं है। भारत में वे सभी फसलें जो सर्दी और वसंत ऋतु में होती हैं उन्हें रबी की फसल कहा जाता है दोस्तों। ये अक्टूबर के अंत या मार्च अप्रैल के बीच तक का समय होता है। रबी की फसलों को सर्दी की फसलों के रूप में भी जाना जाता है। अक्टूबर का महीना बीजों की बुवाई का समय होता है, जबकि फसलों की कटाई मार्च और अप्रैल में की जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे गेहूं है, जौ है, चना, मसूर आदि जो है वो रबी की फसलें मानी जाती हैं। ये कोहड़ा जो है ये रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। इसमें सरसों, गेहूं, जौ ये रबी की फसलें हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए है आपका लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी बरेली, डी रामपुर। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी इलाहाबाद। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश 1831 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया। इस बोर्ड ऑफ राजस्व का जो है मुख्य काम है संग्रह, कर्मचारियों पर किराया राजस्व और नियंत्रण का संग्रह करना, राजस्व कानूनों का प्रशासन, टिकट उत्पादन, शुल्क, अफीम, आयकर संबंधित कानूनों का प्रशासन, बार्ड कोड से संबंधित कार्य या राजस्व कानूनों से संबंधित न्यायिक कार्य। तो ये सब काम करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो इलाहाबाद में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए रुपया, बी दिनार, सी पेसो, डी डॉलर। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी पेसो। मैक्सिको की मुद्रा डॉलर नहीं है, पेसो है। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि मैक्सिकन पेसो मैक्सिको की एक आधिकारिक मुद्रा है। आधुनिक पेसो और डॉलर मुद्राओं का मूल्य 15वीं और 19वीं सदी के स्पेनी डॉलर में है। ज़्यादातर अब डॉलर चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। मैक्सिकन पेसो 8वीं सबसे अधिक कारोबारित मुद्रा भी है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए GSLV Mk3 थर्ड, PSLV C11 और सी है GSLV F11, डी PSLV C45 45। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए GSLV Mk थर्ड। इसरो द्वारा विकसित एक 3 चरण वाला भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन है जिसे चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए जो है चुना गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है सुमात्रा, बी पोर्ट ओ प्रिंस, सी मनीला, डी जकार्ता। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित है, एक विशाल देश है। ठीक है, तकरीबन 17,508 द्वीपों वाला देश है। इस देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ है। दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। देश की राजधानी क्या है? जकार्ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संगीत और नृत्य, बी हथकरघा, सी साहित्य, डी अनुष्ठान। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए संगीत और नृत्य। संगीत और नृत्य से लखनऊ घराना संबंधित है क्योंकि लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली का नृत्य, कथक तथा गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका उदय हुआ था। विशेष लखनऊ घराने के नृत्य पर मुगल व ईरानी सभ्यता के प्रभाव के कारण यहाँ नृत्य श्रृंगारिता के साथ साथ अभिनव पक्ष पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। तो इसलिए लखनऊ घराना जो है वो संगीत और नृत्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है उत्तरकाशी, बी चमोली, सी अल्मोड़ा, डी टहरी गढ़वाल। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी चमोली, क्योंकि चिपको आंदोलन पर्यावरण रक्षा के लिए शुरू किया गया था। ये आंदोलन ये भारत के उत्तराखंड राज्य में उस जब जो है ये उत्तर प्रदेश में था, इसका भाग अब उत्तराखंड में है। किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। ये आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चोल राजवंश, बी पल्लव राजवंश, सी कदम्ब राजवंश, डी गंग राजवंश। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी गंग राजवंश। गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने के लिए राजसी घोषणा से कोणार्क मंदिर निर्माण का आदेश दिया। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण किया था दोस्तों। तो उड़ीसा में ये जो है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, बी निमोनिया, सी चेचक, डी जुकाम। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी निमोनिया। निमोनिया फेफड़ों का इन्फेक्शन है। इसमें तेज़ बुखार आता है, खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। ठीक है दोस्तों, और तो जो है बैक्टीरिया का कारण जो है वो निमोनिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और डी है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। सह्याद्री टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी सह्याद्री टाइगर रिजर्व, क्योंकि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित हैं, जबकि सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है आपका महाराष्ट्र में है। ये गलत है, ये राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी केरल, सी बिहार, डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी डोलू कुनीथा कर्नाटक का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। कन्नड़ भाषा में डोलू ढोल को कहते हैं, जबकि कुनीथा का मतलब नृत्य से होता है। तो दोस्तों ये कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी आलमगीरपुर। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने करवाई थी। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सिंध पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में मौजूद है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत लरकाना ज़िले में मौजूद है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों हमारे
जो है हमें जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।